हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र साथ के स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि यूपी बोर्ड ने आपके सिलेबस को 9 से 12 तक के सिलेबस को 30% कम कर दिया है सत्र 2021 और 22 के लिए। यानी कि 2022 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, उनके लिए 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण स्कूल अभी जल्दी में ही खुले हैं और कॉलेज अभी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से बोर्ड ने 30% कोर्स इस वर्ष भी कम कर दिया। जैसा कि पिछली वर्ष भी कम किया था, लेकिन पिछली वर्ष तो पेपर ही नहीं हुए, लेकिन इस बार पेपर होंगे और पेपर होने के साथ साथ आपका 30% कोर्स कम किया गया है। तो उसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि आप पीडीएफ को किस तरह डाउनलोड करेंगे। 9 से 12 तक के हर सब्जेक्ट का अलग अलग आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपको सिलेबस डाउनलोड करेंगे, कितना कोर्स पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, आपको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा और आप उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद आपको आज मैं कक्षा 12 का जो हिंदी का सिलेबस है, यानी कि कक्षा 12 में जो साहित्यिक हिंदी है, कहने का मतलब जो कला वर्ग के विद्यार्थी पढ़ते हैं। देखो, कला वर्ग के विद्यार्थियों को, यानी आर्ट साइड के विद्यार्थियों को और साइंस वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं साइंस साइड से, उनका सिलेबस अलग होता है हिंदी का थोड़ा। तो आज मैं जो कला वर्ग के बच्चे स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि आज क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना आपको इस वर्ष के सिलेबस में, यानी सत्र 2021 और 22 में। जो 2022 में एग्जाम देंगे आप लोग, तो उसमें क्या क्या आपके सिलेबस में आने वाला है। चलिए, तो आज हम आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, तो बने रहे हमारे साथ। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी प्रकार से मैं आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग बता दूंगा कि आपको कितना सिलेबस पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आपको वो प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। ठीक है, यानी आपकी समस्या का सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। इसमें देखिए क्या दिया गया है, विषय हिंदी कक्षा 12। ठीक है, यानी ये साहित्यिक हिंदी का सिलेबस है आपका। साहित्यिक हिंदी यार के जो आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, अभी कौन सा 30% कम किया गया उसमें पहले देखें। जो कम किया गया, आप लोग अपने बुक में भी टिक लगा सकते हैं और टिक लगाकर वीडियो को देखते जाओ। जितना मैं कम करने को बता जाए, आप उसके इंडेक्स में जाकर के आप उसमें टिक लगा लें कि क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, या फिर आप वीडियो को देख के समझ भी सकते हैं, इसमें बुक में टिक लगा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, आपको गद्य संकलन, गद्यांजलि, गद्य संकलन जो भी आपकी बुक है, उस गद्य संकलन में गद्य हेतु जो भी आपका कम किया गया वो क्या क्या है, तो आपका सेकंड चैप्टर जो है। ठीक है, गद्य में आपका सेकंड चैप्टर कौन सा, गद्य में आपका सेकंड चैप्टर क्या है इसका, जयनंद कुमार का भाग्य और पुरुषार्थ। कौन सा, भाग्य और पुरुषार्थ। और 7th चैप्टर है गद्य में ही आपका हरिशंकर परसाई का जो निंदा रस है, ये आपको नहीं पढ़ना है गद्य में। ठीक है, गद्य में ये जो दोनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद आपका कथा साहित्य हेतु, कथा साहित्य में देखिए क्या कहते हैं, कथा साहित्य में आपका भीम साहिनी खून का रिश्ता, भीम साहिनी का जो चैप्टर है आपका कथा साहित्य में, कौन सा, खून का रिश्ता, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपका शिवानी जो राइटर है जिसके, यानी कि लाटी नामक जो चैप्टर है आपका, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, लाटी नामक चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, काव्य में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो काव्य में आपको एक तो सेकंड नंबर जो चैप्टर है जगन्नाथ रत्नाकर का, किसका, जगन्नाथ रत्नाकर का उद्धव प्रसंग। कौन सा है, उद्धव प्रसंग। तो उद्धव प्रसंग आपको नहीं पढ़ना है, इससे आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद 4th जो चैप्टर है मैथिली शरण गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त का चैप्टर नाम है गीत। देखो, कुछ काव्य में आपको ऐसा भी मिलेगा कि किसी राइटर जो पोएट हैं आपके कवि हैं, उनका एक खंड दे दिया गया एक नहीं दिया गया, तो गीत नामक जो खंड है वो आपका नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 5th नंबर चैप्टर जो जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद वाले में आपको भी गीत का चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है, यानी गीत जो है आपका नहीं आएगा, आप उसे तैयार ना करें, उस पर टिक कर दें, यानी उसको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है,
उसके बाद 6 नंबर जो चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, इसका नाम क्या है, संध्या सुंदरी। क्या नाम है चैप्टर का, संध्या सुंदरी। यानी संध्या सुंदरी नाम की जो पोएम है वो आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद 7th नंबर जो चैप्टर है सुमित्रानंद पंत का, क्या है, परिवर्तन। क्या है, परिवर्तन। ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का आपका पुररवा उर्वशी, ये दोनों ही नहीं पढ़ने हैं। पुररवा भी नहीं पढ़ना है और उर्वशी भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इनसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। इसके बाद आपका विविधा में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो विविधा में आप लोग देखें, यहाँ पर आपको बताया गया विविधा में आपका नरेंद्र शर्मा, ठीक है। नरेंद्र शर्मा का जो है मधु की एक बूंद, ठीक है, मधु की एक बूंद, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र का बूंद टपकी एक नब से, यानी बूंद टपकी एक नब से, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद गजानन माधव मुक्ति बोध का मुझे कदम कदम पर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद गिरिजा कुमार माथुर का आपका चित्रमय धरती, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद धर्मवीर भारती का आपका सांझ के बादल, ये आपको नहीं पढ़ना है, यानी इतना तो आपको काव्य से नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका संस्कृत दिग्दर्शिका में क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो संस्कृत दिग्दर्शिका में भी देख लेते हैं हम लोग। संस्कृत दिग्दर्शिका में आपको जो फर्स्ट चैप्टर है भौजस्य दार्यम, ठीक है, भौजस्य दार्यम भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद ऋतुवर्णनम भी आपको नहीं पढ़ना है। ये तो आपका खंड का से हो गया, आपका इतना सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद खंड खा में यहाँ पर दे रखा है, खंड खा में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको, तो इसी भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। खंड खा में आपको, एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए खंड खा में आपको दे रखा है, खंड खा में देखो सेकंड नंबर जो आपका चैप्टर देखा है, वर्णव्रत, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, सवैया, और यानी क्या क्या नहीं पढ़ना आपको, वर्णव्रत, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, सवैया, मतंगमद, सुमुखी, सुंदरी, बसंतलिका, लक्षण एवं उदाहरण, इनमें से कुछ नहीं पढ़ना, यानी कि इन चीज़ों को नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इन चीज़ों को नहीं पढ़ना, ये आपके सिलेबस में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद संस्कृत व्याकरण में क्या क्या नहीं आएगा, तो व्याकरण में आपको यहाँ पर दिया गया है व्यंजन में क्या गया है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है तौरली अनुस्वार से पर सवर्ण, यानी आपकी जो व्यंजन संधि है आपके, उसमें व्यंजन संधि का जो ये सूत्र से जो संधि बनती है उन सूत्रों को नहीं पढ़ना, आपको उन सूत्र से संबंधित संधि नहीं पूछ जाएगी। इसके बाद विसर्ग में आपको दे रखा अतोरोर प्रतापदे, इसको आपको नहीं पढ़ना है। और इसके बाद हसिच और रोर, इस सूत्र से जो भी आपकी संधि बनती है वो आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। इसके बाद खा जो खंड दे रखा है उसमें आपको, सॉरी, जो खा खंड दे रखा है, तो खा खंड में आपको समास नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। कौन सा, बहुब्रीहि समास, आपको खा खंड में बहुब्रीहि समास नहीं पढ़ना है। इसके बाद 13 नंबर पे आपका दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है आपका 13 नंबर पर शब्द रूप, ठीक है। का नंबर दे रखा है शब्द रूप, आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद आपको शब्द रूप में क्या क्या नहीं पढ़ने, कौन कौन से, देखिए यहाँ पर दे रखे हैं राजन, जगत और सरित, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद सर्वनाम में आपका सर्व और इदम और यदम, ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद खंड खा क्या है, 13 क्वेश्चन का खंड खा में आपको धातु रूप कौन कौन से हैं, देखो पर इसमें पदी में आपका स्था, ठीक है, स्था और पा, नी, और इसके बाद दा, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है क्या क्या दे रखा है आपका, स्था दे रखा है, ठीक है, पा दे रखा है, नी दे रखा है, दा दे रखा है, और क्र और चुर, ये आपको नहीं पढ़ने हैं धातु रूप में, ठीक है। इसके बाद आपका प्रत्यय में क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो प्रत्यय में आपका कृत, तबेत और अनियर, ये आपको नहीं पढ़नी, ये प्रत्यय आपको नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका तद्धित आपका ये नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। इसके बाद तद्धित के बाद आपको विभक्ति परिचय में क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो विभक्ति परिचय में आपको एक तो स्वधालम षड योगाच और षडी से, और इसके बाद यतश्च निर्धारणम, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इतना सिलेबस तो आपको नहीं पढ़ना, आप लोग मार्क कर लें, इतना आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो बचेगा वो सिलेबस आपको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, तो 70% जो बचेगा उसमें से आपको क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, उसमें से आपको क्या क्या पेपर में आएगा वो आप अच्छी तरह समझ लें इसको। देखिए यहाँ पर कहा गया है हिंदी गद्य का विकास
देखो खंड का दे रखा है, खंड का 50 अंक का होगा। पूरा पेपर आपका 100 अंक का होगा, जिसमें से 50 अंक का खंड का होगा। और उसमें क्या क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पर दिया गया है हिंदी गद्य का विकास। गद्य के विकास, गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों में गद्य की भाषा संरचना विधाओं में परिवर्तन, युग प्रवर्तक और लेखकों का योगदान एवं प्रमुख रचनाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इससे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इन चीज़ों से, यानी कि हिंदी गद्य के विकास से। किससे? हिंदी गद्य के विकास से। जो भी यहाँ पर बताया गया उसमें से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विकल्पी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आप लोगों को तैयार करें अच्छी तरह से, ठीक है। इसके बाद आपको क्या क्या पूछा जाएगा, इसके बाद आपको देखिए दे रखा है यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट पे, इस पे सेकंड नंबर पे क्या पढ़ना है आपको, देखिए काव्य साहित्य का विकास। किसका? काव्य साहित्य का विकास, आधुनिक काल। काव्य साहित्य के विकास में क्या क्या आना है, देखो आधुनिक काल, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद। देखिए आप बहुत से दे रखे हैं अलग अलग, तो इनमें आप देख लें अच्छी तरह से कौन कौन से आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या नहीं, एक मिनट, हाँ, तो आपको यहाँ पर काव्य साहित्य का विकास जो है उसमें आधुनिक काल में भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता इत्यादि, ये आपको तैयार करने हैं, ठीक है। इनसे आपसे पूछा जाएगा, क्लियर है ना। इनसे क्या क्या पूछे कि प्रवृत्तियाँ, उनमें परिवर्तन, प्रतिनिधि, कवि एवं उनके प्रमुख कृतियां, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी देखो हिंदी गद्य के विकास से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी काव्य के विकास, जो काव्य साहित्य का विकास है उससे आपको भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पी होंगे। यानी 10 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी कहाँ से होंगे, आपके गद्य के विकास से और पद्य के विकास से, कहने को काव्य के विकास से, काव्य साहित्य के विकास से, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन तो ये पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा जाएगा, नंबर 3 पे दे रखा है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, ठीक है। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, देखिए गद्यांश दिया जाएगा जिसमें से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे कि पाठ्यक्रम जो भी आपका सिलेबस आपका 70% जो बचा है उसमें से आपका कोई गद्यांश आएगा जिसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक के होंगे। कितने अंक होंगे? 10 अंक के, ठीक है। इसके बाद देखा है 4 नंबर में पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, तो 5 प्रश्न आपके गद्य के गद्यांश से पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न आपके काव्य के पद्यांश से पूछे जाएंगे। तो ये आपको अच्छी तरह से तैयार करना, क्योंकि 10-10 नंबर के हैं और 20 नंबर का सिलेबस यहाँ पर बनता है, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर में आपका दे रखा है संकलित गद्य के पाठों के लेखकों एवं साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियां तथा भाषा शैली, शब्द सीमा अधिकतम 80 वर्ड। यानी 5 नंबर में आपको क्या क्या लिखना होगा, 5 नंबर में आपको लिखना है गद्य संकलन, जो आपका चैप्टर है गद्य खंड है जो, तो गद्य में जो भी आपके लेखक हैं, पाठों के लेखक हैं, उनके साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियां तथा भाषा शैली, ये अधिकतम 80 शब्द में आपको बताना है। 3 नंबर का आपकी जीवनी होगी, बाकी आपकी कृतियां और जो भाषा शैली वगैरह है वो 2 नंबर में आती हैं। कहने के मतलब 5 नंबर कुल मिला के होते हैं, ठीक है। और 5वें क्वेश्चन पे जो खंड खा दे रखा है उसमें दे रखा है काव्य सौंदर्य, काव्य सौष्ठव। काव्य सौष्ठव में क्या क्या आएगा, कवि परिचय, जीवनी, कृतियां, साहित्यिक विशेषताएं, शब्द सीमा 80 वर्ड। जिस पर गद्य से आपके लेखकों के पर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय वगैरह पूछा गया है, उसी प्रकार से आपके काव्य के कवि हैं उनका भी जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, ठीक है। साहित्यिक विशेषताएं वगैरह वो भी आपको 5 नंबर में लिखनी है, ठीक है। 80 नंबर लगभग शब्द 80 में होना चाहिए, तो ये 5 नंबर का होगा आपका, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, कहानी चरित्र चित्रण। कहानी में चरित्र चित्रण, जो भी आपकी कहानी दे रखी है जो 70% बच जाती हैं उनमें से किसी का चरित्र पूछा जा सकता है, कहानी के तत्व पूछे जा सकते हैं एवं तथ्यों पर आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा अधिकतम 80 वर्ड, यानी 80 वर्ड में लघु चरित्र चित्रण किसी का लिखना हो सकता है, या कहानी के तथ्य पूछे जा सकते हैं या तत्व पूछे जा सकते हैं, ये भी आपका 5 नंबर का होगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में खंड काव्य निर्धारित निम्नलिखित पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा अधिकतम 80 वर्ड, यानी जो भी आपका खंड काव्य है, ठीक है। एक खंड काव्य आपको करना होता है, अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य होता है, तो उस खंड काव्य से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें अधिकतम सीमा 80 वर्ड में आपको 5 क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन का आंसर देना है और 5 नंबर में देना है, ठीक है। तो खंड काव्य में क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा खंड काव्य में, तो खंड काव्य की विशेषताएं, ठीक है, पात्रों का चित्रण और प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी किसमें, खंड काव्य में, क्लियर है ना। इसके बाद ये तो हो गया खंड का 50 अंक का, यानी 50 अंक में इतना सब कुछ आएगा, ठीक है। इसके बाद 50 अंक जो आपके खंड खा से आने वाले हैं उसमें क्या क्या आने वाला है, तो उसमें 8 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग नजर डालेंगे, तो यहाँ पर दे रखा है
पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी कि जो आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका है उसमें से संस्कृत दिग्दर्शिका है जो उसमें से आपको निर्धारित जो पाठ है उनमें से गद्य का एक खंड दे रखा होगा संस्कृत में, और उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, जो आपका कुल मिलाकर के 7 अंक का होगा। ठीक है, कितने का होगा? 7 अंक, जिसमें आपको संदर्भ भी लिखना है। ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, हिंदी अनुवाद लिखना है। 2 नंबर का संदर्भ होगा और 5 अंक का आपका हिंदी अनुवाद होगा, तो कुल मिलाकर आपके 7 नंबर होते हैं। इसी के क्रम में आपको 8वें का जो खास क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या होगा? पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद्य का हिंदी में अनुवाद, यानी जो आपके श्लोक वगैरह होते हैं या श्लोक हैं और आपकी जो पद्य में दे रखा है जो भी श्लोक वगैरह हैं उनमें से आपको एक श्लोक दिया होगा, उसमें आपको क्या करना है? संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी अनुवाद लिखना होगा, वो भी आपका 7 अंक का होगा। ठीक है, इसके बाद 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा आपके खंड खा में? 9वें नंबर क्वेश्चन क्या होगा? पाठों पर आधारित अति लघु प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, कोई 2 प्रश्न, यानी कि प्रश्न ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 दिए हो सकते हैं, 4 दिए हो सकते हैं या 5 दिए हो सकते हैं, उनमें से 2 प्रश्न आपको करने होंगे जो 2-2 अंक के होंगे, उनका संस्कृत में ही आपको आंसर देना है। जो आपके पाठ हैं आपके संस्कृत के जो भी 70% में रह जाते हैं उनमें से आपको दो प्रश्न करने हैं जो 4 अंक के होंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा? काव्य सौंदर्य के तत्व। अब काव्य सौंदर्य के तत्व में देख लेते हैं क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य के तत्व में आपको, ठीक है, तो काव्य सौंदर्य के तत्व में आने वाला है पर, तो काव्य सौंदर्य में देख सकते हैं नंबर का पर देखता है आपका सभी रस, यानी सभी रसों में परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। जो भी रस आपके होते हैं उन रसों में से परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके 2 नंबर में पूछा जाएगा रस। ठीक है, रस आपको 2 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, परिभाषा भी पूछा जा सकती है, उदाहरण एवं पहचान। ठीक है, उदाहरण भी पूछा जा सकता है किसी रस का, या फिर उसकी पहचान करवाई सकती है। कुछ लोग यानी कोई दोहा दे रखा है उसमें पहचान करवाई कौन सा अलंकार है, यानी कोई भी पंक्ति दे रखी है कविता की और उसमें पूछा गया कौन सा रस है इसमें, तो वो आपको बताना होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा है, सॉरी खा में आपका अलंकार है। अलंकार में आपका कौन कौन सा? शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, परिभाषा एवं उदाहरण, ये सब पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है अर्थालंकार। कौन सा? अर्थालंकार। ठीक है, अब अर्थालंकार में क्या पूछा जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाता है अर्थालंकार। कौन सा? अर्थालंकार। अर्थालंकार में उपमा, ठीक है, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अन्वय, प्रतीक, दृष्टांत तथा अतिशयोक्ति, परिभाषा एवं उदाहरण ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, इनसे आपको क्वेश्चन यानी कि इसको तैयार करना है आपको। ठीक है, इसके बाद आपका जो है छंद। ठीक है, इसके बाद आपको छंद में देख लीजिए, गा नंबर पे छंद दे रखा है। ठीक है, छंद में कौन कौन से? मात्रिक छंद में कौन कौन सा? चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, हरगीतिका, बरवै, लक्षण एवं उदाहरण, यानी इन सबका आपका लक्षण और उदाहरण पता होने चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद 11 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, तो 11 नंबर में आपका क्या दिया होगा? निबंध में हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषय पर निबंध, यानी जो भी विषय आपको दिया होगा उनमें से निबंध लिखना उस पर आपको, और वो निबंध किस किस पर हो सकता है? जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का जानकारी हेतु इन विषयों पर भी निबंध पूछे जाएंगे। ठीक है, ये विषय जो दे रखे हैं इन पर निबंध पूछे जाएंगे। इसके बाद संस्कृत व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा? तो संस्कृत व्याकरण में क्रम संख्या 13 एवं 14 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। क्रम संख्या 13 एवं 14 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके कुल मिलाकर के 3 नंबर के होंगे। कितने होंगे? 3 नंबर के। ठीक है, और उनमें क्या क्या होगा? जो यहाँ पर दे रखा है 12 नंबर दे रखा है, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका? संधि। ठीक है, क्या दे रखा है? संधि। अब संधि में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो संधि में आपका स्वर संधि। क्या है आपका? स्वर संधि। इसके बाद स्वर संधि का जो सूत्र दे रखा है यच्चो अवयव, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और एड पदांतांगति और एड रूप में ये आपको तैयार करने, ये सूत्र के अकॉर्डिंग जो भी संधि बनती हैं उनको आपको तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद व्यंजन संधि में आपको क्या दे रखा है? व्यंजन संधि में जो आपके सूत्र दे रखे हैं वो आपके कौन सा है? स्तो और स्नाश्चु और सुटनाश्चु और झलांजसी और खरिच और मौनानुस्वार। ठीक है, ये आपको पढ़ना है व्यंजन संधि में। इसके बाद विसर्ग संधि में आपका, विसर्ग संधि में क्या क्या आने वाला है? तो विसर्ग संधि में विसर्जनस्य शाह
सरय जोरू, ठीक है। ये जो भी आपका सूत्र है इसके अकॉर्डिंग जो भी संधि बनती है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद खंड खा में जो खंड यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो खा खंड रहेगा, 12 के खंड खा में आपको समास में कौन सा अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास, ये दो समास पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या क्या पढ़ना है? 13 नंबर क्वेश्चन में आपको शब्द रूप पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? शब्द रूप। इसके बाद शब्द रूप में क्या क्या आने वाला? संज्ञा, आत्मन और नमन, ये दोनों संज्ञाओं के आपके पूछे जाएंगे। कौन सा? आत्मन और नामन, ये पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन का खंड जो खा आ जाता है, 13 नंबर का खा। खा में क्या क्या पूछे जाने वाला है? तो खा में आपके धातु रूप में, धातु रूप में क्या है? लट, लोट, बिदलिंग, लंग और लट लकार, ये सभी लकार आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद खंड यानी 13 क्वेश्चन नंबर 13 का जो खंड गा है, गा में क्या क्या प्रत्यय पूछे जाएंगे? क्या पूछे जाएंगे आपको? प्रत्यय पूछे जाएंगे। प्रत्यय में कौन से? कृत, कृतक और कृत्वा, ये पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। इनको अच्छी तरह से तैयार करें, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर जो दे रखा है खंड 13 नंबर क्वेश्चन में दो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में ये आएंगे और सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा? तद्धित स्वर त्व और मतुप, ये दोनों तद्धित से पूछे जाएंगे। इसके बाद घा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 का घा, क्या दे रखा है? घा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का घा क्या पूछा जाएगा आपको? घा में क्या क्या पूछा जाएगा? विभक्ति, परिचय, अविता, परित, परित और अविता, परित और इसके बाद समयानिक सहा प्रत्योग योगापि, ठीक है। इसके बाद एनांग विकार, ठीक है, ये आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको संयुक्ते प्रधाने और इसके बाद नमा यस्त्य स्वाहा, ठीक है, ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब 14 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, 2 वाक्य, ठीक है, 2 वाक्य आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने को आएंगे, जो आपके 2-2 नंबर के होंगे, कुल मिला के 4 नंबर के होंगे, ठीक है। इसके बाद खंड का जो सिलेबस है कौन कौन सा पढ़ना है, तो मैंने देखो 30% आपको बता दिया कम करके, जो 30% के चैप्टर्स हैं वो कम कर दिए गए, 30% में आ जाते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पढ़ने कौन कौन से चैप्टर हैं, तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको चैप्टर्स आ जाते हैं। कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं? देखिए यहाँ पर आ जाते हैं आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का कौन सा? राष्ट्र का स्वरूप। दूसरा कन्हैयालाल मिश्र का आपका प्रभाकर रावत नर्सिंग होम में, ठीक है। इसके बाद आपका 4th चैप्टर जो आपका है, 4th चैप्टर आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद का अशोक के फूल। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कौन सा है? सिद्धांत और नीति के सत संपादित अंश। इसके बाद प्रोफेसर जी रेड्डी का कौन सा? भाषा और आधुनिकता। इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश। इसके बाद आपका आता है काव्य, यानी कि तो आपका गद्य का राग, ठीक है। काव्य में आपको क्या क्या पूछा जाएगा? काव्य में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा चैप्टर? प्रेम माधुरी और यमुना छवि, प्रेम माधुरी और यमुना छवि। इसके बाद जगन्नाथ रत्नाकर का कौन सा? गंगावतरण आएगा, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध का बंधुतिका आएगा। इसके बाद आपका जो मधुसूदन गुप्त का केकई का अनुताप, ठीक है, ये पूछा जाएगा। इसके बाद जयशंकर प्रसाद का कौन सा पूछे? श्रद्धा मनु, कौन सा? श्रद्धा मनु। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपका बादल रूप पूछा जाएगा। सुमित्रानंद पंत का नौका विहार और बापू की प्रति, ये किससे है? सुमित्रानंद पंत का। महादेव वर्मा का गीत, ठीक है। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, कौन आ जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर का अभिनय मनुष्य, ठीक है। इसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे का मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, ये दोनों से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ये तो हो गया काव्य का सिलेबस। काव्य के सिलेबस के बाद आपका कथा साहित्य हेतु, इसका कथा साहित्य हेतु, ठीक है। कथा साहित्य हेतु आपको क्या क्या पूछे जाना है? तो कथा साहित्य में आपको फणीश्वरनाथ रेणु का चैप्टर है आपका पंचलाइट, ठीक है। इसके बाद अमरकांत का बहादुर। इसके बाद शिव प्रसाद सिंह का कर्मनाशा की हार, ये आपका काव्य से कथा साहित्य से पूछा जाना है। इसके बाद आपका जाता है खंड काव्य। क्या जाता है? खंड काव्य में आपको क्या क्या पूछे जाना है? तो खंड काव्य में देखिए हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। यहाँ पर कुछ जिले दे रखे हैं, आप लोग PDF डाउनलोड कर लें, PDF में देख लें कौन कौन से जिले का, यानी कि किस जिले में आपको आपका कौन सा पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे मुक्तियज्ञ है, मुक्तियज्ञ आपका कानपुर है, जौनपुर है, मुरादाबाद, फैजाबाद है, ललितपुर, इस प्रकार से सभी जिले दे रखे हैं। तो जिस जिले में जो पढ़ाया जा रहा है पहले तो आप लोग कॉलेज से पता कर लें कि हमारे कॉलेज में कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जा रहा है। हर जिले का अलग होता है, ठीक है। कुछ जिलों का सेम होता है, तो आप लोग इसे
PDF में डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से देख सकते हैं हमारा जिला कौन सा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि किस प्रकार से आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर वो वीडियो नहीं मिल पा रही है आपको, तो मैं आपको इस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इससे आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका यहाँ पर नोट इसके अतिरिक्त यहाँ पर दे रखा है कि नोट इसके अतिरिक्त अन्य जिलों नव सृजित जिलों में खंडकाव्य पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे, यानी जो पहले पढ़ाए जाते हैं उसी प्रकार से पढ़ाए जाएंगे, जिसका जिला यहाँ पर नहीं दे रखा है। ठीक है, इसके बाद संस्कृत दिग्दर्शिका में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो संस्कृत दिग्दर्शिका में जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो आपका सेकंड चैप्टर है, संस्कृत भाषा या महत्व। उसके बाद थर्ड है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। इसके बाद आपका जातक कथा, नृपतिलिपा, महर्षि दयानंद और सुभाषित रत्नानि, मामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता। और इसके बाद दूत वाक्यम। और परिशिष्ट में आपका क्या कहा जाएगा, व्याकरण है, शब्द रूप है, धातु रूप है, ये आपको पढ़ना है, आपको संस्कृत दिग्दर्शिका है। तो ये तो आपका सिलेबस रहा आपके साहित्य हिंदी का। ठीक है, साहित्य हिंदी का सिलेबस रहा। आगे सभी सब्जेक्ट्स के मैं आपको हर सब्जेक्ट का डिटेल में आपको बता दूँ किस सब्जेक्ट में आपको कितना पढ़ना है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और आप लगातार चैनल की अपडेट को देखते रहें, आपको हर सब्जेक्ट का बता दिया जाएगा किस सब्जेक्ट में आपको कितना पढ़ना है। और यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको आती है मैं आपको तुरंत देता रहूँगा। जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।